For latest physics course of class 12th, download our app. Link is in description box. तो टॉपिक का नाम है गॉसेज लॉ। कौन सा लॉ पढ़ना है? गॉसेज लॉ पढ़ना है। अब गॉसेज लॉ क्या बोलता है कि अगर हम किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए हमें उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज को डिवाइड कर देना चाहिए एप्सिलॉन नॉट से। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये जो रेशियो आएगा ये उस क्लोज सरफेस से पास होने वाले टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल होगा। अकॉर्डिंग टू गॉसेज लॉ किसी भी क्लोज सरफेस से, जैसे मान लो ये कोई क्लोज सरफेस है, इससे पास होने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के इक्वल होगा। मतलब मैथमेटिकली मैं इसको लिख सकता हूँ फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के इक्वल होता है। एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं इसको? एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हाँ, ये ध्यान रखना है कि अगर इस चार्ज के अराउंड एक मीडियम हो तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह उस मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन आएगी। एप्सिलॉन नॉट का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी एयर या वैक्यूम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। लेकिन हो सकता है कि इस चार्ज के अराउंड जो मीडियम है वो एयर या वैक्यूम के अलावा कुछ और हो, जैसे वाटर के अंदर रखा हुआ है चार्ज। तो फिर इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? तो उसका फॉर्मूला होगा क्यू बाई एप्सिलॉन। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आएगा? एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन क्या होगा? उस मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होगी जिसमें आपने इस चार्ज को रखा होगा। समझ रहे हो क्या बात? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैसे तो हमने एक पिछली क्लास में फॉर्मूला डिराइव करके देखा था, एक फॉर्मूला और भी स्टडी किया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू ई डॉट ए। अगर कोई भी प्लेन सरफेस है तो उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए के इक्वल होगा। लेकिन अगर कोई इरेगुलर शेप है, कुछ इस टाइप की अगर इरेगुलर शेप है और उससे पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। डी एस का मतलब है एक स्मॉल एरिया एलिमेंट और ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंटीग्रेशन करना है। हो सकता है कि जो टेढ़ी मेढ़ी सरफेस है वो एक क्लोज सरफेस हो। अगर सरफेस क्लोज होगी तो उस कंडीशन में इंटीग्रेशन के ऊपर एक सर्कल का सिंबल लगा देना है। ये सर्कल का सिंबल क्या शो करेगा कि जो सरफेस आप ले रहे हो वो कैसी है? क्लोज सरफेस है। ठीक है, ये तो इसको लिखने का तरीका है। ये जस्ट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है ना, ये उसका मतलब वो हो गया एक तरह से। बाकी गॉसेज लॉ इससे डिफरेंट है, ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है। गॉसेज लॉ क्या कहता है कि अगर किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर क्यू चार्ज हमने रखा हुआ है तो उससे पास होने वाला टोटल फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। सिंपल सा ये याद रखो आप। तो अब ये आया कहाँ से फॉर्मूला? इसका हम प्रूफ देखेंगे। तो गॉसेज लॉ का प्रूफ देखते हैं अब, उसके बाद में इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी अपन डिस्कस करेंगे। अच्छा, क्लोज सरफेस किस टाइप की लेनी है आपको? तो कोई भी क्लोज सरफेस हो सकती है, एक स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, क्यूब, किसी भी टाइप की आप क्लोज सरफेस कंसिडर कर सकते हो। उससे पास होने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हमेशा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। चलो प्रूफ करके देखते हैं इसको। तो इसका प्रूफ देखो। अब प्रूफ में अपन क्या करेंगे? क्लोज सरफेस कंसिडर करेंगे। तो ये मान लो एक क्लोज सरफेस है, एक स्फेरिकल क्लोज सरफेस हमने यहाँ पे कंसिडर कर ली। इसके सेंटर पे हमने एक चार्ज रखा है क्यू। अब ये जो चार्ज है इसके चारों तरफ क्या होगा? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है पॉजिटिव चार्ज के लिए? बताओ। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इस क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा? तो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। ठीक है, और इंटीग्रेशन के ऊपर ये सर्कल का सिंबल शो करेगा कि एक क्लोज सरफेस आप कंसिडर कर रहे हो। अब गॉसेज लॉ के अकॉर्डिंग जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए। अगर ऐसा आ गया तो गॉसेज लॉ प्रूव हो जाएगा कि इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। तो इसको प्रूव करके देखते हैं। अच्छा, ये जो स्फेरिकल आपने सरफेस कंसिडर की है, ये जो आपने क्लोज सरफेस यहाँ पे कंसिडर की है, इसका एक नाम होता है। इसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। कौन सी सरफेस?
गॉसेस लॉ अप्लाई करने के लिए जो सरफेस क्लोज सरफेस हम कंसिडर करेंगे उसे हमेशा क्या बोला जाएगा, गॉसियन सरफेस। ठीक है, आप किसी भी टाइप की क्लोज सरफेस ले लो, उस सरफेस का एक नाम रखा गया है गॉसियन सरफेस, क्योंकि गॉसेस लॉ अप्लाई करने के लिए हम उसको कंसिडर करेंगे। अब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करना है, तो इस फॉर्मूले के अंदर ई डॉट डी एस आ रहा है। ई डॉट डी एस का मतलब है ई डी एस कॉस थीटा। जब आप इस डॉट को हटाओगे तो ये क्या बनेगा, ई डी एस कॉस थीटा। यहाँ पे ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमको पता है। डी एस क्या है यहाँ पे, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट। तो यहाँ पे इस क्लोज सरफेस के ऊपर हम एक छोटा सा एक स्मॉल एरिया एलिमेंट डी एस कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो स्मॉल एरिया एलिमेंट सरफेस पे हमने यहाँ पे कंसिडर किया है इस पॉइंट के ऊपर, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो आपको एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कल बताई थी मैंने, क्या होती है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो इस एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, और इसे हम एन कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। एन कैप क्या है यहाँ पे, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। देख के बताओ कि जो एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इनके बीच का एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री, है ना। तो जब आप ई डॉट डी एस को ओपन करोगे तो ये बनेगा ई डी एस कॉस थीटा। तो थीटा क्या लोगे उसमें, 0 डिग्री लेना है। अच्छा ये एलिमेंट यहाँ की बजाय अगर हम यहाँ पे लेते तो भी एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड इधर आती, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री बनता। आप यहाँ पे एलिमेंट लोगे तो इसके लिए भी वही बात होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि इस क्लोज सरफेस के लिए हर एक पॉइंट के ऊपर एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को जब अपन ओपन करेंगे तो इसको ओपन करके देखो, हम लिखेंगे ई डी एस कॉस थीटा, तो थीटा की जगह 0 डिग्री पुट करेंगे। अच्छा ई क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं इस क्लोज सरफेस के ऊपर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहूँ तो इस क्लोज सरफेस की रेडियस मान लेते हैं r। तो बताओ इस चार्ज से r डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे इस सरफेस के, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं, इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। और अगर इस सरफेस के और किसी भी पॉइंट पे भी देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना ही आएगा। बताओ रीज़न क्या है इसका, क्योंकि सरफेस का हर एक पॉइंट चार्ज से बराबर डिस्टेंस पे होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फाई इक्वल्स टू ई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी सरफेस के लिए कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि सरफेस का हर एक पॉइंट चार्ज से बराबर डिस्टेंस पे है, इसलिए ई यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। ई को मैं इंटीग्रेशन से बाहर लिख देता हूँ, ई की वैल्यू भी हम पुट करेंगे अगले स्टेप में। cos 0 डिग्री यहाँ पे 1 बन गया, ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा इंटीग्रेशन ds की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन ds का मतलब क्या है कि जैसे आपने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर किया है, ऐसे छोटे छोटे एरिया एलिमेंट अगर पूरी सरफेस के ऊपर कंसिडर किए जाएं तो उनका सम क्या आएगा, उनका टोटल क्या आएगा। इंटीग्रेशन का मतलब एडिशन, तो उनका एडिशन क्या होगा, तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर के बराबर होगा। स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है, बोलो, 4 पाई आर स्क्वायर, ये होगा स्फेयर का सरफेस एरिया। यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर, ये देखो कैंसिल हो रहा है, तो बचा क्या, फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया क्या। और गॉसेस लॉ क्या कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर क्यू चार्ज हमने रखा हुआ है तो उससे पास होने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। क्या ये प्रूव हो गया, है ना। अच्छा यहाँ पे अगर आप सिलेंड्रिकल सरफेस लेते या क्यूब कंसिडर कर लेते चार्ज के अराउंड तो भी आंसर यही आता, क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर देखो ये कहीं भी नहीं आ रहा है कि आपने आर रेडियस का एक स्फेयर कंसिडर किया था। भाई यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर अगर आर आता मतलब रेडियस ऑफ द स्फेयर आता, या इस स्फेयर से रिलेटेड कोई भी चीज़ आती, एरिया आता है, इसका कुछ भी आता है, ऐसी कोई टर्म नहीं आ रही। इसका मतलब जो फ्लक्स है वो हमेशा दो ही चीज़ पे डिपेंड करेगा। पहली चीज़ क्या होगी, चार्ज जो क्लोज सरफेस के अंदर होगा, और दूसरी चीज़ क्या होगी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अगर एयर या वैक्यूम है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस लिखा जाएगा, और अगर हमने मीडियम वाटर, ऑयल या और कोई मीडियम रखा है तो उस मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की वैल्यू हमें पुट करनी होगी। यहाँ पे एप्सिलॉन आ जाएगा, फिर समझ में आएगी।
ठीक है, तो ये हमको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉसेस लॉ और उसका प्रूफ कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे अगर आपको पूछे कि क्लोज सरफेस के अंदर अगर हमने बहुत सारे चार्ज रखे हैं तो उस क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, आपको सिर्फ इस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है वो देखना है। अगर आपने किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर आपने Q1 Q2 माइनस Q3 ये चार्ज रखे हुए हैं, तो बताओ इस क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होगा Q1 प्लस Q2 माइनस Q3। माइनस क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, डिवाइडेड बाई अपसाइलन, है ना। सिंपल सा मतलब ये है कि आपको क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है उस पर आपको फोकस करना है, बाकी वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, कितने चार्ज हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं है, टोटल चार्ज कितना है वो देखना है। ठीक है, एक और बात, अगर किसी भी कोई ऐसा एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें कई सिमेट्रिकल फेस हैं, सिमेट्री का मतलब है कि हर एक फेस एक जैसा होना चाहिए, जैसे ये क्यूब है, अब क्यूब के अंदर आप देखते हो कि हर एक जो फेस होता है वो एक स्क्वायर होता है और हर एक फेस एक दूसरे के बराबर होता है। तो अगर इस टाइप की किसी क्लोज सरफेस के अंदर जिसमें एन सिमेट्रिकल फेस हैं, है ना, और उसके अंदर हमने सेंटर पे कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है, अगर हमने इस क्लोज सरफेस के सेंटर पे क्यू चार्ज रखा है तो इससे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा, टोटल फ्लक्स होगा क्यू बाई अपसाइलन नॉट। समझ में आया। लेकिन अगर आपको पूछे कि बताओ इस क्लोज सरफेस के किसी एक फेस से, जैसे ये वाला फेस है, इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, तो इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स हर एक फेस से मिला के टोटल मिला के पास हो रहा है, एक फेस से कितना पास होगा, तो ऐसे कितने फेस है इसके अंदर, 6 फेसेस हैं, तो एक फेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, एक से पास होगा 1/6 इंटू क्यू बाई अपसाइलन नॉट। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि चार्ज हमेशा उन सिमेट्रिकल फेसेस के सेंटर पे होना चाहिए, इस ये जो ऑब्जेक्ट आपने कंसिडर किया ना इसके सेंटर पे चार्ज होना चाहिए और इसकी जो डिस्टेंस है हर एक फेस से वो इक्वल होनी चाहिए। अगर ये चार्ज किसी एक फेस के ज़्यादा पास होगा, किसी दूसरे फेस से दूर होगा, तो जिसके ये पास में रहेगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा तो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, और जिससे ये दूर हो जाएगा उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम पास होगा। तो उस कंडीशन में फिर ये फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे अपन, इसके लिए सिमेट्री होना जरूरी है, एक सिमेट्री होना चाहिए, चार्ज हमेशा किसी भी एक सिमेट्रिकल क्लोज सरफेस के सेंटर पे होना चाहिए और उसमें एन सिमेट्रिकल फेस होनी चाहिए। एन मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, कितने भी हों, कितने भी फेस हो, लेकिन वो सिमेट्री होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, ये चीज़ हम याद रखेंगे। समझ में आया क्या। तो जो गॉसेस लॉ है जब भी आप उसको अप्लाई करो तो आपको हमेशा सबसे पहली स्टेप ये होगी जब भी आप अप्लाई करोगे कि आपको एक क्लोज सरफेस कंसिडर करनी होगी। अगर दे रखी है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अप्लाई करना चाह रहे हो तो क्लोज सरफेस हमेशा होनी चाहिए। ओपन सरफेस के लिए इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते, इसके लिए एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए। फिर हमें क्या चेक करना है, क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है उसको कंसिडर करना है, उसको अपसाइलन नॉट से डिवाइड करना है, वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल होगा। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि एक क्लोज सरफेस है, जैसे एक स्फेरिकल या कोई भी क्लोज सरफेस आप मान लो, उसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा हुआ है, तो बताओ उससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। अब इलेक्ट्रिक डायपोल में एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, अब बताओ नेट चार्ज कितना हुआ इस क्लोज सरफेस के अंदर, इस क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज होगा 0, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो कितना होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि टोटल चार्ज 0 हो गया। समझ में आ रही है बात। तो हमको सिर्फ टोटल चार्ज कितना है क्लोज सरफेस के अंदर उस पर फोकस करना है, उसको देखना है। बाकी आप इस क्लोज सरफेस की शेप, साइज कुछ भी ले सकते हो, उस पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डिपेंड नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ चार्ज के ऊपर और मीडियम के ऊपर। ठीक है जी, अब इस पर एक दो क्वेश्चंस करके देखते हैं। पेज नंबर 31 पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इनकमिंग फ्लक्स इन ए क्लोज सरफेस इज 2000 वोल्ट मीटर एंड आउटगोइंग फ्लक्स इज 8000 वोल्ट मीटर, कैलकुलेट द चार्ज इनसाइड द सरफेस। आपको बोला गया है कि एक क्लोज सरफेस है और उसके अंदर इनकमिंग फ्लक्स कितना है, 2000 वोल्ट मीटर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट होती है वोल्ट मीटर या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये कौन सा फ्लक्स है, इनकमिंग फ्लक्स है, मैं इसको φ1 बोल देता हूँ। और इससे बाहर निकलने वाला जो फ्लक्स है φ2 वो कितना है, वो आपको दिया हुआ है 8000 वोल्ट मीटर। समझ में आया। अब आपको पूछा जा रहा है कि बताओ इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज हमने रखा हुआ है।
तो अगर इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स पता है तो टोटल फ्लक्स आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स आपको पता चल गया तो गॉसेस लॉ अप्लाई करके क्यू यानी चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हो। पहले तो ये बताओ कि इस क्लोज सरफेस के अंदर जो नेट क्लोज सरफेस से जो पास होने वाला नेट फ्लक्स होगा वो कितना होगा। यहाँ पे इनकमिंग फ्लक्स कितना है 2000, आउटगोइंग फ्लक्स कितना है 8000। अच्छा, इनकमिंग फ्लक्स हमेशा कैसा होता है, याद करो बताया था, इनकमिंग फ्लक्स हमेशा नेगेटिव कंसिडर किया जाता है और आउटगोइंग फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव, याद रखना है ये। तो इनकमिंग फ्लक्स को हम नेगेटिव सिंबल के साथ में ऐड करेंगे और आउटगोइंग फ्लक्स को हम पॉजिटिव सिंबल के साथ में ऐड करेंगे। रीजन समझ में आया? क्योंकि आउटगोइंग फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव होता है और इनकमिंग फ्लक्स हमेशा नेगेटिव होगा। यह आएगा 6000 वोल्ट मीटर। तो टोटल फ्लक्स आ गया। अब आप यूज करो गॉसेस लॉ। बाय गॉसेस लॉ हम क्या लिख सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि क्लोज सरफेस से पास होगा वो इक्वल होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, जबकि Q क्या है यहाँ पे, टोटल चार्ज विद इन द क्लोज सरफेस। मान लो इसके अंदर Q चार्ज रखा हुआ है तो ये जो Q होगा ये होगा 5 नेट इंटू एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया क्या? ये होगा 6000 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। आगे सॉल्व कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये अपना आंसर होगा। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.53 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है उसमें आपको एक क्यूब दे रखा है और उस क्यूब के एक कॉर्नर पे हमने क्यू चार्ज चिपकाया हुआ है। हमको पूछा जा रहा है कि इस क्लोज सरफेस से, ये क्यूब है ना, इस क्यूब से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। क्वेश्चन क्या है पढ़ देता हूं मैं। ए चार्ज ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻, चार्ज की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम इज प्लेस्ड ऑन ए कॉर्नर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 1 मीटर। आपको जो इस क्यूब की साइड दे रखी है, मान लेते हैं साइड है इसकी L, तो L कितना दे रखा है 1 मीटर के इक्वल दे रखा है। और पूछा जा रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब। ये जो क्लोज सरफेस है क्यूब आपको दे रखा है, इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या? एक क्यूब दे रखा है, उसके कॉर्नर पे हमने एक चार्ज चिपकाया हुआ है और इस क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना पास होगा वो कैलकुलेट करके बताना है। पहली चीज तो ये देखो कि जो चार्ज है क्या वो इस क्लोज सरफेस के अंदर है, क्लोज सरफेस के अंदर नहीं है। इसका मतलब अगर आपको इसको इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो उसके लिए चार्ज को इसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि हम इसके अंदर कितना चार्ज है वही कंसिडर करते हैं, इसके बाहर या सरफेस पे कितना चार्ज है वो हमको कंसिडर नहीं करना होता। तो यहाँ पे हम वो वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में n सिमेट्रिकल फेस हो और अगर आपको उस क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स पता हो तो उसके किसी एक फेस से या किसी एक ऑब्जेक्ट से पास होने वाला फ्लक्स 1/n इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। ये जो प्रॉपर्टी है इसको यूज करने के लिए आपको इस चार्ज को एक क्लोज सरफेस के अंदर लाना पड़ेगा। अगर मैं इस चार्ज के अराउंड कुछ और क्यूब लगा दूं, जैसे मैंने एक क्यूब इधर रखा, ये मैंने एक क्यूब इधर लगा दिया, ठीक है, तो ये देखो ये जो चार्ज है ये इधर से दिखना बंद हो जाएगा, इधर से ये क्लोज हो गया। 2 क्यूब पीछे लगा दो ऐसे ही। कितने क्यूब लगाने हैं पीछे? 2 क्यूब अपन को इसके पीछे सेट करने हैं और इस तरीके से सेट करेंगे कि ये जो चार्ज ये पीछे वाली साइड से भी दिखना बंद हो जाए। समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो। इस तरीके से इसको मतलब कि टोटल 4 क्यूब हमने रखे, लेकिन अभी भी ये ऊपर से दिख रहा है, ऊपर से तो अभी भी दिख रहा है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, ऐसे 4 क्यूब ऊपर भी लगाने होंगे। तो इस तरीके से देखो इसके ऊपर हम 4 क्यूब रख देंगे। कितने क्यूब रखने हैं? टोटल 4 क्यूब और रखने हैं इसके ऊपर, ताकि ये क्लोज सरफेस के अंदर आ जाए। तो कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा ये। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो ये जो चार्ज है क्या इस बड़े क्यूब के सेंटर पे आ गया? आप ध्यान से देख के बताओ, क्या ये जो चार्ज है ये इस बड़े वाले क्यूब के, एक बड़ा क्यूब बन गया ना, ऐसे 8 क्यूब्स अपने यूज किए, 1 2 3 4 ऐसे करके 8 क्यूब्स हैं। तो इन 8 क्यूब से एक बड़ा क्यूब बना और उस बड़े क्यूब के सेंटर पे ये चार्ज है ना, सेंटर पे ही तो है। तो बताओ इस बड़े क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना पास होगा? टोटल फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ऐसे कितने क्यूब हमने यूज किए? 8 क्यूब्स। तो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर n सिमेट्रिकल फेस या n सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स यूज करके आप क्लोज सरफेस बनाते हो
तो किसी एक सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो 1/n टाइम्स, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8, तो 1/8 टाइम्स होगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ये लो आंसर आया समझ में। ठीक है, ऐसा एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, इसको नोट करो। मान लो इस क्यूब नहीं, इस सिलेंडर के इस वाले फेस पे हमने एक चार्ज क्यू चिपकाया हुआ है, इस वाले फेस पे चिपका दिया। अब बताओ इस सिलेंडर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे। तो एक सिलेंडर और लगा देंगे, सेम ऑब्जेक्ट यूज करना है, ऐसा नहीं कि सर इधर आधा स्फेयर लगा देते हैं ऐसा, या क्यूब लगा देते हैं ऐसा नहीं, आपको सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट यूज करने हैं। सिमेट्रिकल मतलब उसी के जैसे, तभी तो इक्वल इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों से पास होगा और हम फिर 2 से डिवाइड कर पाएंगे। जैसे अब ये एक बड़ा सिलेंडर बन गया, इससे जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो होगा Q/ε0। अब ऐसे 2 सिलेंडर से मिलके ये बड़ा सिलेंडर बनाए तो एक सिलेंडर से कितना पास होगा 1/2 टाइम्स ऑफ Q/ε0। बात समझ में आ गई। कोई भी अगर आपको ऐसा ऑब्जेक्ट दे रखा है जिसके फेस के ऊपर चार्ज चिपका हुआ है, तो कोशिश ये करो कि उसको उसी टाइप के ऑब्जेक्ट यूज करके क्लोज सरफेस में आप चार्ज को ले आओ, और उसके बाद में जितने आप क्लोज सरफेस यूज करोगे डिफरेंट मतलब जितने ऑब्जेक्ट्स यूज करोगे क्लोज सरफेस बनाने के लिए उतने से डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पे हमको 2 सरफेस ही यूज करनी पड़ी, तो इस सिलेंडर से पास होने वाला फ्लक्स कितना हुआ 1/2 Q/ε0। यहाँ पे हमको 8 छोटे छोटे क्यूब्स यूज करने पड़े, तो एक क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स कितना हुआ 1/8 टाइम्स ऑफ Q/ε0। आया कि नहीं आया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, पेज नंबर 34 पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन फिगर आर Ex alpha x⁴1/2 Ey Ez = 0 in which alpha equals to 800 Newton per coulomb meter power 1/2. Consider the cube as shown in figure and calculate the total flux through the cube. And second आपको पूछा है charge within the cube, assume that A equals to 0.1 meter. यहाँ पे हमको डायग्राम के अंदर एक क्यूब दिखा रखा है, और क्यूब हमने कैसे रखा हुआ है ध्यान से देखो, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। ओरिजिन से हमने a डिस्टेंस के ऊपर एक क्यूब रखा हुआ है, कितना डिस्टेंस पे रखा है a डिस्टेंस पे। ठीक है, इस तरीके से a डिस्टेंस पे ओरिजिन से हमने एक क्यूब रखा हुआ है। ये जो क्यूब है इसकी हर एक साइड भी a के बराबर है, हर एक साइड कितनी है a के बराबर है, और a की वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में दे रखी है 0.1 मीटर। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन में वो है Ex इक्वल्स टू alpha x⁴1/2 Ey Ez इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि y एक्सिस और z एक्सिस के अलोंग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सी एक्सिस के अलोंग है x एक्सिस के अलोंग है। तो यहाँ पे मैं x एक्सिस के अलोंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड जो x एक्सिस के अलोंग होगा। ठीक है जी, यहाँ पे जो ये जो एल्फा है, देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर Ex की जो वैल्यू दे रखी है ना alpha x⁴1/2, इसमें एल्फा आपको दिया हुआ है अलग से। एल्फा क्या है 800 न्यूटन पर कुलाम मीटर पावर 1/2, ये इसकी यूनिट है। बाकी 800 ये कोई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी है 800 है। एल्फा क्या है कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 800। आपको पूछा जा रहा है कि बताओ कि इस क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना पास होगा। अब एक चीज़ तो यहाँ पे समझ में आ रही है सीधी सीधी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी एक्सिस के अलोंग है एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो इस क्यूब का जो ऊपर वाला फेस होगा और जो नीचे वाला फेस होगा उसके पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा, तो इन दोनों फेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं होगा। इसका मतलब ऊपर वाले फेस से और नीचे वाले फेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा 0। इनसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आर पार गुजरेगा क्या भाई। अगर इस क्यूब की ऊपर वाली सरफेस की बात की जाए और नीचे वाली सरफेस की बात की जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के लूंगा, वो तो इनके पैरेलल चला गया, इसमें से आर पार गुजरा गया, आर पार नहीं निकला। इसका मतलब इन दोनों सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स 0 होगा। इसी तरीके से इसकी सामने वाली और पीछे वाली सरफेस की बात करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के लूंगा तो वो इस सामने वाली सरफेस की भी पैरेलल जाएगा और पीछे वाली सरफेस की भी पैरेलल जाएगा। इमेजिन करो सामने वाली सरफेस की भी पैरेलल होगा और पीछे वाली सरफेस की भी पैरेलल होगा, इसका मतलब इनसे भी कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इस राइट साइड वाली सरफेस की बात करूं तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर करेगा, है ना, और इससे लेफ्ट साइड वाली सरफेस से बाहर निकलेगा।
तो इस सरफेस से भी कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा और इससे भी कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब ये वाली जो सरफेस है ये ओरिजिन से कितना दूर है, ए डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूले में आप देख रहे हो ई एक्स इक्वल्स टू क्या है, एल्फा एक्स पावर 1/2। एल्फा तो कांस्टेंट है लेकिन एक्स क्या है, वेरिएबल। अगर आप ओरिजिन से एक्स एक्सिस के लोग जैसे जैसे आगे मूव करोगे एक्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, चेंज होगा। तो अगर मैं इस राइट वाली सरफेस के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो इस पॉइंट की यानी इस सरफेस की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो कितनी होगी, अरे बोलो, ए के इक्वल होगी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको मैं ई आर लिख देता हूँ। आर मतलब राइट साइड वाली सर, ई एल लिखना चाहिए, इसको हम क्या लिख देंगे, ई एल। ई एल का मतलब होगा लेफ्ट साइड वाली सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। और ई एल की वैल्यू क्या होगी, ई एल कितना होगा, तो ई एल की वैल्यू होगी एल्फा, फॉर्मूला यूज करो एल्फा ए पावर 1/2। समझ में आ रहा है। अच्छा, इसी तरीके से इस राइट सरफेस से, ये जो राइट साइड वाली सरफेस है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा उसको लिख देते हैं ई आर। अब ई आर कितना होगा, तो बताओ ये वाली जो सरफेस है ये ओरिजिन से कितना दूर है, ए प्लस ए यानी 2a। तो x की वैल्यू क्या पुट करोगे यहाँ पे, 2a पुट करोगे, तो राइट सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगा एल्फा 2a पावर 1/2। समझ में आ रही है बात, ठीक है जी। अच्छा ये बताओ कि अगर इस क्यूब की हर एक साइड a है तो इसका जो एक फेस होगा इसका सरफेस एरिया कितना होगा, जैसे इसका सरफेस एरिया निकालना है या इस वाली सरफेस का सरफेस एरिया निकालना है, तो ए स्क्वायर के इक्वल होगा वो, है ना। जो एरिया होगा सरफेस एरिया वो स्मॉल ए स्क्वायर के इक्वल आएगा, साइड स्क्वायर हो गया ना। अच्छा, अब सिर्फ आपको दो सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है और उसके बाद में उसका एडिशन कर लेंगे तो उससे नेट फ्लक्स आ जाएगा। एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस करने वाली है, ये वाली जो सरफेस है इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा क्या लेनी है, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो ये वाली जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में इधर आपको एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कंसिडर करनी है, जिसको हम एन कैप के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है, तो इनके बीच का एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। लेकिन अगर मैं इस राइट साइड वाली सरफेस की बात करूं तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आएगा, है ना। एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, तो इसके लिए थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। बात समझ में आ गई। तो अब जो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, जो इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स होगा उसके लिए मैं लिख सकता हूं कि इसकी लेफ्ट सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स और इसकी राइट सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स जो भी होगा उसका जो सम होगा वो टोटल फ्लक्स के इक्वल होगा। बाकी चार के लिए तो कैंसिल हो चुका है, तो लिख दो फाई इक्वल्स टू, फाई एल को क्या लिखूं, तो फॉर्मूला यूज करना है ई डॉट ए, क्योंकि प्लेन सरफेस है, वो वाली सरफेस भी प्लेन है, ये भी सरफेस प्लेन है, तो ई डॉट ए वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सी वाली सरफेस के लिए यूज करें, लेफ्ट साइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड पे कितना है, ई एल, तो वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे यहाँ पे। और ये फॉर्मूला किसके लिए लगाना है, राइट साइड वाली सरफेस के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे ई आर डॉट ए। समझ में आ रहा है क्या, ये लिखना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लगा दिया, फाई इक्वल्स टू ई एल का जो मैग्नीट्यूड है, ई एल कहाँ गया, ये रहा, तो एल्फा ए पावर 1/2, ए की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर, एरिया कितना है, ए स्क्वायर है, और डॉट को हटाओगे तो कॉस थीटा आएगा, थीटा कितना लेना है, 180 डिग्री। क्लियर। और इसी तरीके से राइट सरफेस के लिए लिख दो, ई आर की वैल्यू आपको दे रखी है एल्फा 2a पावर 1/2 इंटू ए मतलब एरिया, एरिया होगा ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, थीटा कितना लेना है, 0 डिग्री। अरे बोलो आ रहा है क्या समझ में। तो देखो एल्फा ए पावर 1/2 ए पावर 2 कितना बनाइए, ए पावर 5/2, है ना, 2 + 1/2 कितना होता है, 5/2, तो ये बनेगा एल्फा ए पावर 5/2 और कॉस 180 डिग्री क्या हो गया, -1, तो यहाँ पे माइनस लगेगा, प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, एल्फा ए पावर 5/2 और 2 का अंडर रूट भी होगा यहाँ पे साथ में, √2 और कॉस 0 डिग्री 1 बन गया। समझ में आ रही है बात। अच्छा, इसके बाद में जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, एल्फा ए पावर 5/2 ये कॉमन ले लो, और यहाँ पे देखो √2 को मैं पहले लिख रहा हूँ, पॉजिटिव वैल्यू है, और यहाँ पे क्या बचेगा, -1, तो उसको बाद में लिख देते हैं। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। इससे एल्फा की वैल्यू 800 पुट कर दो, ए की वैल्यू 0.1 पुट कर दो, और ये होगा √2 - 1, √2 की वैल्यू याद है क्या सबको,
1.414 पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको तो आंसर आ जाएगा। समझ में आया? नोट कर लो। टॉपिक का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। एक वायर हमको दे रखा है, उसको हमने यूनिफॉर्मली चार्ज कर रखा है, आपको उस वायर के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। मान लो आप वायर से r डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। यहाँ पे जो वायर हमने कंसिडर किया है वो इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। इनफाइनाइट लेंथ का मतलब है कि उस वायर के आसपास जितना डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे उसकी कंपैरिजन में वायर की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए उसको कंपैरेटिवली उस डिस्टेंस की कंपैरिजन में जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उसकी कंपैरिजन में उसको इनफाइनाइट लेंथ का हम कंसिडर कर सकते हैं। इनफाइनाइट का मतलब यही है, बाकी वैसे नहीं कि इसका कोई और छोर ही नहीं है वायर का, ऐसा नहीं है। वायर हमेशा फाइनाइट लेंथ का ही होगा, लेकिन अब जैसे ये वायर है इसको मैंने चार्ज कर रखा है, अब अगर मैं इससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूँ, ये r डिस्टेंस है और इस r डिस्टेंस पे ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, लेकिन इस r डिस्टेंस के कंपैरिजन में वायर अगर बहुत बड़ा हो, इधर भी आगे तक फैला हुआ है, इधर भी आगे तक फैला हुआ है, तो हम इसको इनफाइनाइट लेंथ का वायर बोलेंगे। ये बहुत बड़ा वायर है ना, इसकी कंपैरिजन में r डिस्टेंस की कंपैरिजन में। जो वायर हमको दिया हुआ है इसके लिए हमको एक चीज़ और गिवन होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? Q/L। याद है क्या? लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब है चार्ज ऑन द यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, हमको इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। कहाँ पे फाइंड करना है? P पॉइंट के ऊपर। तो इसके लिए हम गॉसेज लॉ यूज़ करेंगे, और गॉसेज लॉ यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले एक क्लोज सरफेस कंसिडर करनी होगी। यहाँ पे मैं आसान करने के लिए कैलकुलेशन को एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर कर रहा हूँ। कैसी सरफेस ली है मैंने? सिलेंडर जैसी। इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस की लेंथ है L। तो इस सिलेंडर के अंदर कितना वायर आ गया? तो L लेंथ का वायर आ गया, बाकी इसके बाहर छूट गया। इस L लेंथ के वायर के ऊपर जो इसके अंदर होगा चार्ज कितना होगा? तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, Q इक्वल्स टू क्या होगा? लैम्डा इंटू L। यानी कि इस क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा, Q इन लिख देता हूँ उसको, वो होगा लैम्डा इंटू L। भाई यूनिट लेंथ के ऊपर चार्ज को हम क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो L लेंथ पे चार्ज कितना होगा? तो लैम्डा इंटू L कर देंगे, सिंपल एकदम। अच्छा, अब इस क्लोज सरफेस के अंदर आप तीन डिफरेंट पोर्शंस देख रहे हो। पहला पोर्शन तो ये हो गया, सेकंड पोर्शन ये हो गया, थर्ड पोर्शन ये कर्व्ड सरफेस हो गई, है ना। तो तीन डिफरेंट पोर्शन दिखाई दे रहे हैं। तीनों के लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच का एंगल चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप फ्लक्स का फॉर्मूला यूज़ करोगे ना, E डॉट डी एस इंटीग्रेशन, तो उसमें डॉट को हटाओगे तो कॉस थीटा आएगा, तो वो थीटा आपको पता होना चाहिए। तो ये वाली जो सरफेस है इसके लिए एरिया वेक्टर किधर होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में। ये हो गया एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। वायर पे कौन से टाइप का चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। वायर पे कैसा चार्ज हमने कंसिडर किया है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो इस वायर के चारों तरफ, वायर के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जो वायर है ना, उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में चारों तरफ क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऊपर की तरफ है, या इधर है, या नीचे की तरफ है, इस पॉइंट के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना बनेगा? अरे बताओ। 90 डिग्री। ये वाला एंगल 90 डिग्री बनेगा। भाई वायर के तो परपेंडिकुलर ही होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल बनेगा 90 डिग्री। अच्छा ये बताओ, ये वाली जो सरफेस है इसके लिए एरिया वेक्टर किधर होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड इधर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? वायर के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, है ना। तो इन दोनों के बीच का एंगल इधर भी क्या होगा? 90 डिग्री बनेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मैं इस कर्व्ड सरफेस की बात करूं, किसकी बात करेंगे? कर्व्ड सरफेस की। तो इस कर्व्ड सरफेस के ऊपर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लो। यहाँ पे इसकी डायरेक्शन होगी सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, एन कैप से रिप्रेजेंट कर दिया इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो वायर के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और जो एरिया एलिमेंट होगा, इन दोनों की डायरेक्शन क्या आ गई? सेम आ गई। तो थीटा कितना हो गया यहाँ पे? 0 डिग्री। बात समझ में आ रही है क्या? मतलब इस सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस के लिए दो साइड, ये जो सर्कुलर पोर्शन है, इनके लिए तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री, और बाकी जो कर्व्ड सरफेस है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होगा 0 डिग्री। फिर क्लोज सरफेस के ऊपर कहीं भी आप एरिया एलिमेंट ले लो, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और जो एरिया वेक्टर होगा वो सेम डायरेक्शन में आएगा। इमेजिन करके देखो, समझ रहे हो बात? इसलिए
कर्व्ड सरफेस के लिए थीटा 0 लेना है, सर्कुलर पोर्शंस के लिए थीटा 90 लेना है। फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, और ये इक्वल होना चाहिए गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन का मतलब क्या है? टोटल चार्ज विद इन द क्लोज सरफेस। ये जो इंटीग्रेशन है इसको हम 3 पार्ट्स में अलग अलग सॉल्व करेंगे, क्योंकि तीनों पार्ट्स के लिए थीटा अलग अलग है। तो अगर मैं इसको लिखूं पहले पार्ट के लिए तो मैं लिखूंगा ई डी एस, और थीटा कितना लिखूंगा? 90 डिग्री। फर्स्ट पार्ट के लिए थीटा कितना है? 90। सेकंड पार्ट के लिए मैं क्या लिखूंगा? ई डी एस कोस 90, इसके लिए भी थीटा 90 है। लेकिन थर्ड पार्ट यानी कि कर्व्ड सरफेस के लिए क्या लिखना होगा? ई डी एस कोस 0, और ये इक्वल होगा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, अब यहाँ पे cos 90 0, cos 90 0, ये वाली दोनों टर्म 0 हो जाएंगी। cos 90 0 होता है ना, तो ये दोनों टर्म क्या हो गई? कैंसिल। वो क्या बचा? सिर्फ इंटीग्रेशन ई डी एस cos 0 डिग्री 1 हो गया, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये चीज़ देख के बताओ डायग्राम में, इस कर्व्ड सरफेस का हर एक पॉइंट इस वायर से कितना डिस्टेंस पे होगा? ये जो वायर है इसके अराउंड हमने ये कर्व्ड सरफेस ली है, इस कर्व्ड सरफेस का हर एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो, वायर से कितना डिस्टेंस पे होगा? आर डिस्टेंस पे होगा ना। इस सिलेंडर की जो रेडियस है वो आर है, आर रेडियस का हमने एक सिलेंडर यहाँ पे कंसिडर किया है। तो ये जो आर डिस्टेंस है ये हर एक पॉइंट के लिए कांस्टेंट है, और अगर वायर से इक्वल डिस्टेंस पे सारे के सारे पॉइंट्स होंगे इस कर्व्ड सरफेस के, तो उन पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बराबर आएगा, है ना। इसका मतलब E की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो E को मैं इंटीग्रेशन से बाहर लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ ds, और ये होगा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मैं वैल्यूज पुट करूँगा यहाँ पे, E मुझे कैलकुलेट करना है, तो E की कोई वैल्यू पुट नहीं करनी है, E तो कैलकुलेट करना है, इसीलिए तो गॉसेस लॉ यूज़ किया अपन ने। E कैलकुलेट करेंगे। इंटीग्रेशन ds फॉर द कर्व्ड सरफेस, थर्ड सरफेस कौन सी है? कर्व्ड सरफेस है इस सिलेंडर की, उसके लिए इंटीग्रेशन ds क्या होगा? ये जो कर्व्ड सरफेस होती है सिलेंडर की, इसका एरिया कितना होता है? ds मतलब स्मॉल एरिया एलिमेंट। जैसे ये वाला एलिमेंट अगर ds है, तो ऐसे स्मॉल एरिया एलिमेंट्स लेके पूरी सरफेस के जब उनका आप टोटल करोगे, तो जो टोटल एरिया आएगा उसको हम इंटीग्रेशन ऑफ ds बोलेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब एडिशन। तो कितना होगा वो? तो जो सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस है इसका एरिया होता है 2 पाई आर इंटू एल, 2 पाई आर इंटू एल। आर इसकी रेडियस होती है, एल इसकी लेंथ होती है, इक्वल टू क्यू इनकी वैल्यू क्या पुट करेंगे? देखो सॉल्व कर रखा है ऑलरेडी, लैम्डा इंटू एल, और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। कुछ कैंसिल होगा क्या? एल कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा? E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अरे आया क्या समझ में? ये अपने पास फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब बताओ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, देखो किधर लेनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इस कर्व्ड सरफेस के हर एक पॉइंट के ऊपर, या वायर से आर डिस्टेंस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, इन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो एन कैप की डायरेक्शन में है। जो एन कैप की डायरेक्शन है उधर ही है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या कर सकते हो? ई वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एन कैप लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? या इसको आर कैप भी लिख सकते हो आप। आर कैप क्या होगा? वायर से पॉइंट की तरफ ड्रॉ किया गया पोजीशन वेक्टर। अगर मैं इस ये आर डिस्टेंस को वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको लिखूंगा वायर से पॉइंट की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ कर दूंगा, उसको आर वेक्टर बोलूंगा फिर। तो उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा भी बोल सकते हो। तो कई बुक्स में आपको यहाँ पे आर कैप लिखा हुआ मिलेगा, कई बुक्स में एन कैप लिखा हुआ मिलेगा, दोनों सही है, दोनों लगा सकते हो। ठीक है, समझ में आया क्या टॉपिक? इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर वायर की लेंथ ज़्यादा हो इस आर डिस्टेंस की कंपैरिजन में, तो वायर को हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, और उसके लिए हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया है। यहाँ पे जो चीज़ नोटिस करने वाली है वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो। नॉर्मली क्या होता है कि जो पॉइंट चार्ज होता है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R²। लेकिन जब यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के आसपास हमने आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया तो वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, ना कि स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, याद रखना है। तो ये E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जैसे मैंने बोला कि पहले वायर से 2 मीटर डिस्टेंस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया तो वो 10 आया। बताओ 4 मीटर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो 2 मीटर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो क्या करेंगे बताओ?
हम इसको लिखेंगे E1 या E2 अपॉन E1 इक्वल्स टू R1/R2, उल्टा लिखेंगे। E2 अपॉन E1 तो R1/R2 आएगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। E2 में पूछ रहा हूँ, E1 मैंने 10 दिया आपको, R1 पहले 2 था अब 4 कर दिया, तो बताओ आंसर। E2 कितना हो जाएगा 5। समझ में आया? इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो प्रोपोर्शनलिटी का ये फायदा होता है कि अपन को अगर पता हो ना कि ये चीज़ ऐसे इन्वर्सली या डायरेक्टली या स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम इस तरीके से उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? पेज नंबर 36 पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड ए इनफाइनाइट लीनियर चार्ज ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ 0.1 मीटर रेडियस। इफ द लीनियर चार्ज डेंसिटी इज 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये बोल रहा है एक वायर है और उस वायर की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, यानी कि उस पर चार्ज होगा, इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी है लैम्डा, वो है 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर। और क्या दे रखा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके अराउंड इस तरीके से इसके परपेंडिकुलर रोटेट कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन मान लो, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इस वायर पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वो इससे क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है और एक आर रेडियस के पाथ के ऊपर इसके अराउंड चक्कर लगा रहा है। आपको इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करके बतानी है, जबकि इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 0.1 मीटर के इक्वल है। समझ में आया क्वेश्चन? जो इलेक्ट्रॉन है वो वायर के अराउंड 0.1 मीटर रेडियस के पाथ के ऊपर रिवॉल्व कर रहा है। तो बताओ कि इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपेटल फोर्स लगना जरूरी होता है। बिना सेंट्रीपेटल फोर्स के कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे नहीं घूम सकता। यानी कि यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी कोई ना कोई सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा होगा। सेंट्रीपेटल फोर्स वो फोर्स होता है जो सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ लग रहा होता है। ऑब्जेक्ट पे किधर लगता है, सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ। तो यहाँ पे अच्छा, सेंट्रीपेटल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो होता है mv²/r। यहाँ पे कौन सा फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम करेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन पे, इस वायर पे जो चार्ज है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि अट्रैक्शन फोर्स इस पे लगेगा, वो फोर्स यहाँ पे किसकी तरह काम करेगा, एक सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम करेगा। यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है Fe, वो किसकी तरह काम कर रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। समझ में आई बात? अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसका फॉर्मूला, तो जब आप किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखते हो तो इसको फोर्स कितना लगता है, F=Q×E। हमने यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व किया तो ये इस वायर के राउंड एक आर रेडियस के पाथ के ऊपर घूम रहा है। मतलब इस इलेक्ट्रॉन की वायर से हमेशा डिस्टेंस कितनी रहती है, आर रहती है। तो वायर से आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, है ना, उसकी वजह से फोर्स लगेगा। और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, Q×E के इक्वल होगा। यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको हम लिखेंगे Q×E, और वो किसके बराबर होगा, सेंट्रीपेटल फोर्स mv²/r के इक्वल होगा। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है, v कैलकुलेट करके बताना है। तो v इक्वल्स टू आ जाएगा Q×E/r/m²। समझ में आया क्या? ये q की वैल्यू क्या लेनी है, तो q कौन है, चार्ज पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E=λ/2πε0r। अच्छा, यहाँ पे अगर आप इसको सीधा ही पुट कर देते हो, किसको, E को, तो R यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। देखो Q/m×r, और ये जो E है इसकी वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ λ/2πε0r। तो थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, इसलिए डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करके इसको कैंसिल कर लेते हैं। और अब ये बचेगा Q λ/2πε0m। अच्छा, ये अच्छा, इसको ऊपर और नीचे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये नीचे बनेगा 4πε0, जिसकी 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। तो थोड़ा और सिंपल हो जाएगा, मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये बनेगा 2Q λ/4πε0 m। ये समझ में आया क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मैं डायरेक्टली फिर 1/4πε0 को क्या लिख दूंगा, 9 × 10⁻9 लिख दूंगा। ये किसकी जगह लिखा मैंने, 1/4πε0। फिर ये 2 भी आएगा और ये Q भी आएगा, जो कि होगा 1.6 × 10⁻⁻19। और लेमडा कितना है, लेमडा आपको दिया हुआ है 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई क्या करना है, ये तो
आ चुका है इसमें फॉर्मूले के अंदर। m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास याद रखना है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5.625। v की वैल्यू क्या आएगी 5.625 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। समझ में आया कैसे किया? इलेक्ट्रॉन इस वायर के अराउंड एक सर्कुलर पाथ पे इसलिए घूम रहा है क्योंकि उसके ऊपर एक सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा है। वो सेंट्रीपेटल फोर्स इसको मिल रहा है इस वायर पे चार्ज की वजह से। जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम करेगा। तो दोनों को हमने इक्वल पुट कर दिया क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो किसके इक्वल होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही काम कर रहा है सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह। और फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया।